है आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। समाप्त कर सकती है। सड़क पर लोग दम साधकर शख्स को लटकता देख रहे हैं। उसके पैरों को कोई सहारा नहीं मिल रहा और हाथ थकते नजर आ रहे हैं। लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। पब्लिक इसकी सलामती की दुआ मांग रही है। तभी लगातार संघर्ष कर रहे शख्स का एक हाथ छूट जाता है। एक हाथ से कोई कैसे और आखिर कब तक अपने शरीर को बचाए रख सकता है, इसलिए शख्स का नीचे गिरकर मरना तय था। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। शख्स सड़क पर खड़ी गाड़ी की छत पर सकुशल लैंड हो जाता है। पुलिस वाले तुरंत उसे अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और कार के गाल में समाने से शख्स बच जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीरें तेलंगाना के सिद्दीपेट की हैं। अब हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहे शख्स को जान लीजिए। शख्स शराब के नशे में थे और आत्महत्या पर आमादा थे। जीन्स पैंट की सिलाई उघारी जा रही है, लेकिन देर अधिक लग रही है, इसलिए इसे काटने की जरूरत महसूस की गई, लेकिन मकसद तक पहुंचा नहीं जा सका। अफसर के निर्देश पर दोबारा पैंट काटी गई। इस बार तीर निशाने पर लगा। पैंट से 14 लाख का सोना जब्त कर लिया गया। तस्वीरें केरल के कोच्चि एयरपोर्ट की हैं। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने एक शख्स से 14 लाख रुपए का सोना बरामद किया है। फिलहाल सोना जब्त कर आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक कस्टम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक एक शख्स कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचा था। उसने कमर के पास सोने का पेस्ट छिपा कर रखा था। ये सोने का पेस्ट एक पॉलिथीन में रखकर इस पर एक और कपड़ा लपेटा हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट पर युवक को संदिग्ध हरकत करता दिखा है। इसके बाद गहनता से उसकी जांच शुरू की गई। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान उसके कमर के पास से करीब 14 लाख रुपए का सोने का पेस्ट एक पॉलिथीन में मिला। आपने कभी बर्फ से बनी मूर्तियाँ देखी हैं? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको दिखाएंगे ये मूर्तियाँ किसी नायाब नमूने से कम नहीं। इन तस्वीरों को देखिए, खूबसूरती की मिसाल है ना ये तस्वीरें। क्या नक्काशी है। ये गणेश की प्रतिमा बर्फ से बनी है। ये कश्मीर घाटी का नाव याद है? क्या नायाब तरीके से इसे तराशा गया है। यकीन करना मुश्किल है ना कि ये बर्फ से बनी है। इसे स्नो स्कल्पचर कहते हैं। इसे बनाया है कश्मीर के रहने वाले जहूर और उनकी टीम ने। बता दें कि यूएस स्नो स्कल्पचर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से जहूर की टीम का चयन हुआ है। जहूर अपनी टीम कैलिस्टो के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले भी जहूर अपनी टीम के साथ 2014 में यूएसए में स्नो स्कल्पचर प्रतियोगिता का हिस्सा बन चुके हैं, जहां उन्हें बेहतरीन काम करने के लिए पुरस्कृत भी किया गया था। राजमाता जिजाऊ के जन्मदिन का ये वो उत्सव है जिसे देखने के लिए बुल्ढाना के बाशिंदे तरस गए थे। राजमाता जिजाऊ यानी जीजाबाई छत्रपति शिवाजी महाराज को गढ़ने वाली उनकी शिक्षिका उनकी माता थी। उनका जन्म 12 जनवरी 1598 को जिजाऊ महल सिंदखेड़ा राजा क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी महाराज को एक महान शासक और योद्धा बनाने और मराठा साम्राज्य को स्थापित करने में अहम योगदान दिया था। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा के यहाँ राजमाता जिजाऊ का 425वां जन्मोत्सव भारी उत्साह के साथ मनाया गया। कोरोना काल के 2 साल के बाद प्रतिबंधों को हटाने के बाद पहली बार ये उत्सव मनाया गया। राजमाता जिजाऊ के जन्मदिन के मौके पर उनके अभिवादन के लिए सिंदखेड़ राजा में बनी उनकी प्रतिमा के पास सुप्रिया सुले पहुँची थी। आपके माध्यम से पूरे भारत को या पूरे जग को ये बताना चाहूँगा कि जिजाऊ माँ साहब के जो पिताजी थे राजे लक्ष्मीराव जाधव, उन्होंने 4 युवराजों के बाद में जिजाऊ माँ साहब का जब जन्म हुआ तो ये सिंदखेड़ राजा नगरी में हाथी पर रख के सब उनकी जो नगरी है वहाँ पर शक्कर बांटी थी, मिठाइयाँ बांटी थी। आज भी हम उसी तरह इस तरह जिजाऊ माँ साहब का जन्म हुआ है तो हमारी तरफ से ही, हमारे परिवार की ओर से भी यहाँ पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं। सेना के ये वो हथियार हैं जिसका खौफ दुश्मनों के दिलो दिमाग पर हावी है, जिसके डर से वो अपनी साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए पहले 1000 बार सोचते हैं। तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं। सेना के अत्याधुनिक हथियार और उपकरण आम लोगों को दिखाने के लिए प्रदर्शित किए गए। प्रदर्शनी के पहले दिन लोगों का खासा उत्साह देखने को मिला। प्रदर्शनी को देखने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर आयु वर्ग के लोग मौजूद रहे। ये जो एग्जीबिशन है वो हमारी यूनिट ने ही हैंडल किया है। ओके, एंड यहाँ पर हमने बहुत सारी गन्स देखी। 40 mm QF देखी। देन हम लोगों ने रेडार देखा जो पूरा कैच करता है। 40 mm
QF है जो 300 राउंड्स पर मिनट फायर करती है। एंड देन सर वहाँ पर जो गन है उसका है कि वो अराउंड 400 किलोमीटर्स चल सकती है, वो पानी में भी स्विम कर सकती है। लड्डू गोपाल के लिए एक से बढ़कर एक पोशाक, कारीगरी का बेहतरीन नमूना। मथुरा के जेल में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की पोशाक का निर्माण किया जा रहा है। मथुरा में ही कंस के कारागृह में भगवान श्री कृष्ण माता देवकी की संतान के रूप में जन्म लिए थे। अब एक बार फिर मथुरा जेल यहाँ पर बनने वाले लड्डू गोपाल की पोशाक को लेकर चर्चा में है। इसमें सबसे अहम बात ये है कि इन पोशाकों को मुस्लिम कारीगरों ने डिजाइन और तैयार किया है। जी मैं 7 साल पहले जेल में आया था, लेकिन जेल आने से पहले मेरे परिवार वाले मुझे निकम्मा कहते थे, कुछ नहीं करता था कभी भी मैं। लेकिन जब मैं जेल आ गया, जेल आने के बाद कुछ दिन तक यहाँ सालों तक मैं बैरिंग में पड़ा रहा। फिर उसके बाद एक बार साहब ने मुझसे पूछा कि कुछ काम जानते हो, तो मैंने कहा जी हाँ मुझे काम आता है सिलाई। देश की आज़ादी के पूर्व जो कारागार का माहौल था वो एक दंडात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में आज़ादी के पश्चात लगातार यह जो है कारागार जो है सुधार गृह के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी है। कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। जम्मू संभाग में शुक्रवार सुबह से ही भारी बारिश जारी है। पर्यटन स्थल पटनी टॉप, नत्था टॉप, गुलमर्ग, श्रीनगर, पहलगाम में हिमपात हुआ है। बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कई जगह भूस्खलन हुआ। इससे यातायात प्रभावित हो रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की हैं। जहां तक नजर वहां तक बस बर्फ ही बर्फ। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर लोगों की आवाजाही प्रभावित कर रही है। बर्फबारी से बिजली और पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। इसके बावजूद लोग इत्मीनान की सांस ले रहे हैं। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई, जबकि सरहदी इलाकों के तीनों सड़क राब्ते करना, केरन और मुत्सिल आमद रफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि मैदानी इलाकों में भी बर्फ की मोटी तह जमा हो चुकी है और पूरे जिले में आज लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गाँव देहात तक सर्दी की शदीद लहर पैदा हो चुकी है। भद्रवाह घाटी में बर्फबारी की तस्वीरें हैं, जिसकी यहाँ के बाशिंदों की अरसे से आस थी। बर्फबारी देखने वालों को रोमांचित कर रही है ये तस्वीरें। पर्यटकों को यहाँ आने का न्योता भी दे रही हैं। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमान, ताजा बर्फबारी से कुल्लू के पहाड़ निखर उठे हैं। तस्वीरें दिलो दिमाग को तरोताजा कर देती हैं। मन मोह लेने वाली ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं। यहाँ की पर्यटन नगरी मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार को दूसरे दिन भी बर्फबारी जारी रही। घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी से जहाँ तापमान में गिरावट देखी जा रही है, वहीं मनाली के आसपास की समूची घाटी ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल सभी वाहनों को सोलंग नाला तक ही जाने की अनुमति दी जा रही है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों और पर्यटकों से खराब मौसम के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख न करने की अपील भी की जा रही है। अटल टनल के साउथ पोर्टल पे लगभग 2 फुट के करीब अभी बर्फ है। तो जो हमारी सोलंग नाला से आगे 4x4 व्हीकल्स ही अलाउड है, चाहे वो टूरिस्ट हैं चाहे वो लोकल्स हैं। इसके अलावा जो लाहौल स्पीति के रहने वाले लोग हैं उनके यदि 4x4 व्हीकल्स है तो उनको आगे भी जाने दिया जा रहा है। बीकानेर में शुक्रवार से अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का रंगारंग आगाज हो गया। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन और जिला कलेक्टर बीपी कलाल ने कार्निवल की शुरुआत की। इस कार्निवल में ऊंटों के साथ विंटेज कार, बीएसएफ का ऊंट दस्ता, कलाकारों की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। इस बार ऊंट उत्सव को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से कई नए कार्यक्रमों को जोड़ा गया है। कैमल फेस्टिवल के लिए बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी यहां पर पहुंचे हैं। 10 साल बाद एक बार फिर ऊंट उत्सव धौरों पर लौटा है। 1 दशक से इसका आयोजन स्टेडियम में सिमट गया था। इस बार उत्सव के अंतिम दिन राजस्तर के धौरों पर सतरंगी आयोजन होंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से बसों की भी व्यवस्था की गई है। जोशीमठ जैसी आफत नैनीताल पर भी मंडरा रही है। हजारों की आबादी खतरे में है। नैनीताल का पाव कहीं जाने वाला बलिया नाला रोज टूट रहा है। कटाव से पूरे क्षेत्र में खतरा है तो मकानों का धाराशायी होना भी तय माना जा रहा है। सैकड़ों मकान और हजारों लोग संकट के मुहाने पर खड़े हैं। डर के साए में जी रहे इलाके के लोग अब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब
जनता को राहत मिलेगी। दरअसल बलिया नाले की इसी पहाड़ी पर नैनीताल का अस्तित्व टिका है। बलिया नाला क्षेत्र की चट्टानें काफी नाजुक हैं। इस पहाड़ी पर जगह जगह दरारें भी पड़ी हुई हैं। इस जगह पर अक्सर बरसात के दौरान ही भूस्खलन की समस्या भी देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री द्वारा बलिया नाला के लिए 200 करोड़ रुपया मुक्त कर दिया कह रहे हैं, लेकिन जो अभी तक टेंडर नहीं किया गया है। और यहाँ तक कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने नैनीताल के और यहाँ तक कि विधायक जी ने देहरादून से आके यहाँ मिठाइयाँ बांटी हैं कि सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपया मुक्त कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई टेंडर नहीं किया गया है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस राशि को मुक्त किया जाए ताकि नैनीताल को बचाया जा सके। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जीवन यात्रा में माउंट आबू का पड़ाव भी अहम माना जाता है। नक्की झील के दक्षिणी तट स्थित टॉक रोड की ओर जाने वाले मार्ग की सीढ़ियों के मध्य बनी चंपा गुफा में उन्होंने करीब 4 महीने तक साधना की थी। माउंट से लौटने के बाद वो शिकागो के धर्म सम्मेलन में शरीक हुए थे। नक्की झील के निकट बनी गुफा स्वामी के सफर की आज भी साक्षी है, लेकिन अफसोस देख रेख न होने की वजह से गुफा आज अपनी उपेक्षा पर आंसू बहाने के लिए मजबूर है। हमें ध्यान में आता है स्वामी विवेकानंद जी स्वयं भी आबू में यहाँ चंपा गुफा पर आकर के और कुछ समय उन्होंने व्यतीत किया, तपस्या की और अपना यहाँ पर कुछ समय गुजारा। और उस गुफा में जिसमें वो रहे वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होनी चाहिए, लेकिन आज वो रखरखाव के अभाव में एकदम दुर्व्यवस्था में पड़ी हुई है। गौरतलब है कि 1891 में जब स्वामी विवेकानंद राजस्थान भ्रमण पर आए थे तो पांदीकुई से ट्रेन में सवार होकर अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ होते हुए माउंट आबू पहुंचे थे। ध्यान और साधना के लिए उन्हें माउंट आबू की वादियां इतनी रास आईं कि वो 4 महीने तक चंपा गुफा में साधना में लीन रहे। पन्ना की जमीन ऐसे ही रत्न गर्भी धरा नहीं कही जाती। यहाँ कब किसकी किस्मत चमक जाए कहा नहीं जा सकता। पिछले 1 साल में इस भूमि पर 10 लोगों को हीरे यूं ही पड़े मिले। यहाँ एक बार फिर एक युवक की किस्मत चमक उठी है। पुराने हीरे के खदान से युवक को एक चमचमाता हुआ पत्थर ऐसे ही पड़ा मिला। जब वो उसे लेकर हीरा कार्यालय पहुँचा तो सभी की आंखें चौंधिया गईं। चमचमाता हुआ पत्थर हीरा निकला। युवक ने हीरे को कार्यालय में जमा करा दिया है। ये इस साल का पहला हीरा है जो हीरा कार्यालय में जमा कराया गया है। हीरा विशेषज्ञ की माने तो हीरा उज्जवल क्वालिटी का है। इस बार इस हीरे को नीलामी के लिए रखा जाएगा। हीरा पाने वाले युवक रुपेश कुशवाहा ने बताया कि हीरा नीलामी के बाद जो रकम मिलेगी उससे वो रोजगार का साधन खड़ा करेगा। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। जयपुर की पतंगबाजी देश दुनिया में विख्यात है। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की परंपरा है। शहर के प्रमुख बाजारों में भी पतंग, डोर और मांझे की जमकर खरीदारी हो रही है। इस बीच जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई ने न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से शहरवासियों से चाइनीज मांझे के उपयोग से बचने की अपील की है, ताकि इस जानलेवा मांझे से किसी की जान खतरे में न पड़े। पुलिस ने चाइनीज मांझे की खरीद फरोख्त करने वालों की धरपकड़ भी तेज कर दी है। सभी जयपुर के निवासियों से मैं अपील करना चाहूँगा, निवेदन भी करना चाहूँगा कि चूँकि चाइनीज मांझे को प्रतिबंधित कर दिया गया आदेश के द्वारा, तो चाइनीज मांझा हो चाहे प्लास्टिक या अन्य तरह के ग्लास से उपयुक्त पदार्थों से बना हुआ मांझा हो, जो बेसिकली मनुष्य को या पशु पक्षियों को बेसिकली जनहानि क्रिएट कर सकता है, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो कृपया करके इस चाइनीज मांझे को यूज नहीं करें, ये प्रतिबंधित है। इसमें पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने लोगों से सुबह और शाम को आसमान में उड़ान भरने वाले परिंदों की सहूलियत के लिए पतंगबाजी नहीं करने की अपील की है। ये नए भारत की तस्वीर है। ये बदलते समाज का परिचायक है। जी हाँ, एक और जहाँ कुछ बेटे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, वहीं दूसरी ओर कुछ बेटियां समाज की रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ते हुए अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रही हैं। शमशान घाट तक अर्थी को कंधा दे रही हैं। रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कर रही हैं। तस्वीरें दौसा की हैं। मिली जानकारी के मुताबिक खेड़ा पहाड़पुर के निवासी रामसुख मीणा का जब 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, तब उनकी बेटी ने उन्हें कंधा दिया। मीणा के 40 वर्षीय बेटे की मौत 2001 में घर में रखे तेल के गोदाम में आग लगने से हो गई थी। बेटी के अलावा कोई और नहीं होने के कारण बेटी प्रेम ने ही अर्थी को कंधा दिया और मुखाग्नि देकर पुत्र धर्म निभाया। प्रेम ने इस दौरान संदेश दिया कि बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
शुक्रवार को पीएम मोदी ने काशी को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। इस कार्यक्रम को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि गंगा पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा की शुरुआत एक ऐतिहासिक क्षण है। ये भारत में पर्यटन के एक नए युग का सूत्रपात बनेगा। हमारी नदियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में हम सभी नदी जलमार्गों के विकास से जुड़े इतने बड़े उत्सव के साक्षी बन रहे हैं। आज मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। गंगा विलास क्रूज वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। इस दौरान ये 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। मिली जानकारी के मुताबिक गंगा विलास क्रूज 25 अलग अलग नदियों से होकर गुजरेगा। जो लोग भारत के समृद्ध खान पान का अनुभव लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन अवसर है। यानी यात्रियों को भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम इस यात्रा में देखने को मिलेगा। आसमान में हवा से बातें करने के लिए पतंगे तैयार हैं। बाजार सज गया है, खरीदार उमड़ने लगे हैं। तस्वीरें दौसा की हैं। तरह तरह की रंग बिरंगी पतंगे दुकानों पर बिकने लगी हैं। पिछले कुछ दिनों से दुकानों पर दिन भर पतंग और डोर खरीदने वालों की भीड़ देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि महंगाई पर पतंगबाजी का शौक भारी है। पतंग व्यापारियों का कहना है कि करीब 30% महंगाई है। ऐसे में पतंग और डोर की खरीदारी करने वालों को 30% महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद पतंगबाजों के उत्साह में कमी नहीं आ रही है। 25 से 30% लगभग महंगाई है इस समय। ग्राहक एक बार रेट सुन के चौंक जाता है। बाकी डिमांड में कोई कमी नहीं है। माल खूब बिक रहा है। लोगों में क्रेज वो का वो बना हुआ है। जो लोग सकरात पे पहले से ज्यादा आनंद ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का मुकाबला करने के लिए देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ ग्राम विकास समिति के तहत ग्रामीणों को हथियार ही नहीं, उन्हें चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हथियारों से मिले आत्मविश्वास की चमक ग्रामीणों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। राजौरी जिले के धंगरी में हर ग्राम रक्षा समिति में एक सदस्य को SLR राइफलें दी गई हैं। कुछ ग्राम रक्षा समितियों में 2 से 3 सदस्यों को स्वचालित राइफलें भी दी गई हैं। पिछले दिनों जम्मू के पुंछ और राजौरी में हुए जघन्य हत्याकांड के बाद ये कदम उठाया गया है। एक्शन की बात करें तो मैंने कहा कि बड़ी जल्दी एक्शन हुआ। 7 दिन का टाइम लिया था LG महोदय ने, और जो हमारे पास वेपन आए वो 7 दिन के अंदर हमें मिल गए हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं LG साहब का भी और केंद्रीय सरकार का भी। गवर्नमेंट ने हमें SLR देके गाँव को मजबूत किया है। यहाँ हमारी जो एक्स सर्विसमैन की स्ट्रेंथ है वो अप्रॉक्स 173 के आसपास इस पंचायत में है। तो गवर्नमेंट ने SLR दी है। हमारा हर सैनिक जो भूतपूर्व सैनिक है वो इस चीज़ के साथ लड़ने के लिए तैयार है, और किसी भी चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम 24 आवर्स तैयार हैं। एक से एक क्राफ्ट कारीगरी ऐसी कि पलकें नहीं झुकती, मन बस मुग्ध हो जाता है और जुबान इसे बनाने वाले कारीगरों की तारीफ करते नहीं थकती। तस्वीरें श्रीनगर में आयोजित हो रहे क्राफ्ट सफारी की हैं। तो यहाँ पे म्यूजियम आया हुआ है, या जो झेलम के किनारे वॉशिंग होती है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है हमको। जो पिछले 1 साल से हमारी कोशिश है कि क्राफ्ट सफारी हो और लोग जो है क्राफ्ट स्पेसेस में आए और डायरेक्टली आर्टिजन से परचेज करें। साल 2022 में यूनेस्को की तरफ से श्रीनगर को क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर के शहरों की सूची में शामिल किया गया। इसके बाद से जम्मू कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डिपार्टमेंट कश्मीर की हस्तकलाओं को लोकप्रिय करने के लिए कोशिशें कर रहा है। इसी सिलसिले में श्रीनगर में क्राफ्ट सफारी का आयोजन किया गया है। मैं बहुत इंक्लाइन थी इन क्राफ्ट्स वगैरह की तरफ, तो इसी वजह से मैंने सोशल मीडिया पे इनका देखा कि इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया है, तो मैं आ गई। और लास्ट वीक क्राफ्ट सफारी मैंने अटेंड की थी। ये काम अब उरूज पे आ रहा है क्योंकि बढ़ रहा है कि ये मतलब सारे लोग इस पे अब वर्क कर रहे हैं। भारत बहुभाषी और विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है, जहां हर तीज त्योहार की अलग ही छटा देखने को मिलती है। तस्वीरें पुडुचेरी के राजभवन की हैं, जहां पहला पोंगल उत्सव मनाया गया। First of all, I wish
everyone a very very happy Pongal, and we are celebrating as G20 conference Pongal. पोंगल दक्षिण भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व है जो 4 दिनों तक चलता है। पहले दिन भोगी पंडिगय, दूसरे दिन थाई पोंगल, तीसरे दिन मट्टू पोंगल और चौथे दिन कानुम पोंगल मनाया जाता है। इस दरमियान लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, रंगोली सजाते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन में दूध, चावल, गुड़ और ड्राई फ्रूट की मिठाई बनाकर सूर्य देव को अर्पित करते हैं। बाद में इसे प्रसाद के रूप में सब लोग खाते हैं। तीसरे दिन बैलों की पूजा की जाती है और चौथे दिन आम और नारियल के पत्तों से तोरण बनाया जाता है। लोग एक दूसरे को पोंगल की शुभकामनाएं देते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने परिवार के साथ लोहड़ी का त्योहार मनाया। इस मौके पर उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर और दूसरे पारिवारिक सदस्यों के साथ साथ दूसरे लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर सीएम मान ने सभी पंजाबियों को लोहड़ी की मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो अरदास करते हैं कि लोहड़ी का त्योहार लोगों के लिए खुशहाली और तरक्की लेकर आए। खुशियां का त्योहार है लोहड़ी, सारे पंजाबियों को मैं मुबारकबाद भी देना ते नाल, क्योंकि लोहड़ी दे विच ये कहा जाता है ईश्वर आ दलिद्दर जा, मतलब चंगे काम आउण, दलिद्दर जिहड़े माड़े ने वो जान, दलिद्दर दी जड़ चूल्हे पर। आपको बताते चले लोहड़ी के पर्व को मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। लोहड़ी पंजाबियों के प्रमुख त्योहार में से एक है। असल में लोहड़ी के पर्व को मुख्य रूप से नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है।